सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर और खुद व्यक्तिगत मेरे ऊपर, विभाग के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए थे। लेकिन मैं आभारी हूं उन समस्त अपने पत्रकार मित्रों का और मीडिया ग्रुप का कि जिन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये मान करके कि वो सत्य से और तथ्य से परे है, कोई स्थान उनको नहीं दिया। उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। कुछ लोगों ने स्थान उनको दिया, उन सभी ग्रुपों को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने उनको स्थान दिया। और ऐसे सभी बुद्धिजीवी पत्रकार मित्रों का मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, 4 प्रकार की बातें उन्होंने कही है। उन चारों बातों के बारे में एक बार मैं उन चारों बातों को एक साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं और उसके बाद एक एक करके हर बात का मैं पूरे तथ्य और सत्य के साथ उसका जवाब भी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि जब दोबारा भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हर घर को नल से जल देंगे, शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और उसके बाद उन्होंने उस अपने शिशिर जी, आप आ सकते हैं, आइए, कोई नो प्रॉब्लम, आइए। और उसके बाद आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2019 को जल जीवन मिशन की और अटल भूजल योजना की उन्होंने लॉन्चिंग किया, शुभारंभ किया। और उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और उनकी इच्छा थी कि निश्चित रूप से जल के सब काम एक जगह करके और इसको व्यवस्थित ढंग से किया जाए। और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और उसका दायित्व एक कार्यकर्ता के नाते मुझको दिया गया। उत्तर प्रदेश में जब ये काम हमको मिला या उत्तर प्रदेश में 2017 में जब सरकार बनी तो उसमें उत्तर प्रदेश पाइप पेयजल योजना से मात्र 1.7% ही आच्छादित था और पूरे उत्तर प्रदेश में पाइप के माध्यम से लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दृष्टि से हम लोगों ने काम प्रारंभ किया और उस काम को आज बहुत अच्छी गति से हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, लोगों के घर तक शुद्ध पानी पहुंचे। हमारी माताएं और बहनें जो बरसों से अपने सर पर गगरी लेकर के 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए दिन भर सारा काम बंद करके लगी रहती थी, योगी जी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने कम से कम बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र और पूरे उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में जब ट्रेन से पानी लाने की बातचीत चलती थी, लेकिन पिछले 4-4.5 वर्षों में कहीं आपने नहीं सुना होगा कि इस तरीके की क्राइसिस कहीं पर आई। लेकिन आज भी लोग नहीं चाहते हैं कि जल जीवन मिशन सफल हो और लोगों को घर तक शुद्ध पेयजल मिले और हमारी माता और बहनें जो बरसों से इस संकट को झेल रही हैं इससे मुक्ति प्राप्त करें। लेकिन मैं आपके माध्यम से भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में इस काम को अच्छे ढंग से करेंगे। मित्रों, उन्होंने कहा है 4 बातें। नंबर 1 बात उन्होंने कही है रश्मि मेटलिक्स के बारे में कि उस कंपनी को हजारों करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है पाइप सप्लाई का। आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, सबके पास स्मार्टफोन है, सब गूगल अच्छे तरीके से देखना और चलाना जानते हैं। कम से कम जल जीवन मिशन लागू होने के बाद जल जीवन मिशन में
पाइप सप्लाई का कोई टेंडर आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। पाइप सप्लाई का कोई टेंडर उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। मैं फिर से जोर देके कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पाइप सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया है। संजय सिंह ने ट्वीट किया है, ये ट्वीट आप लोग देखिए। उन्होंने इसमें लिखा है, उन्होंने कहा है कि 8 राज्यों में रिजेक्टेड कंपनी को हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का ठेका दिया गया। मैं आपसे फिर से उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री होने के नाते, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी पाइप का टेंडर नहीं किया है। नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में जितने काम हो रहे हैं वो ईपीसी मोड पर हो रहे हैं और आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसमें खरीद और निर्माण दोनों चीजें सम्मिलित होती हैं। जिस कंपनी को काम दिया जाता है वही सामान खरीदती भी है और वही निर्माण करती है। कंपनियां पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं कि वो किससे सामान खरीदेंगी और किससे नहीं खरीदेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार किसी कंपनी को टेंडर करने के बाद बाध्य नहीं कर सकती है कि आप किससे पाइप लेंगे और किससे नहीं लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार का कोई भी घटिया सामान न लगे। इसके साथ साथ मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पहला राज्य भारत का है जिन्होंने इन सब कामों को, जो कंपनियां कर रही हैं उन्हीं को 10 साल के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए भी दिया है। 10 साल तक यही कंपनियां L&T, NCC, XYZ जो कंपनियां काम कर रही हैं वही उसको ऑपरेशन भी करेंगी, वही उसका मेंटेनेंस भी करेंगी। बाकायदे ये हमारे टेंडर में इंक्लूडेड है, अलग से उसका कोई संचालन नहीं करेगा। इसलिए अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। इसके बावजूद थर्ड पार्टी सिस्टम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है, जिसके माध्यम से सप्लाई से पहले भी हम जांच करते हैं, सप्लाई के बाद भी हम जांच करते हैं। अगर किसी में कोई कमी निकलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश पहले से जारी किया जा चुका है और इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कोई टेंडर आज तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया। नंबर 1। तो ये जो उन्होंने ट्वीट किया है इसके बारे में पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने शुरू में लिखा है, 1,20,000 करोड़ के जल जीवन मिशन का घोटाला हो गया, काम है जिसमें घोटाला हो गया। मैं पता नहीं हमारे बुद्धिजीवी सांसद को कहां से यह सपना आया है, 1,20,000 करोड़ उन्होंने कहां से निकाला है। फिलहाल हम लोगों की जानकारी में ऐसी कोई फिगर नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 15,000 करोड़ रुपए का जो हमारा DPR बना, टेंडर हुआ, प्रोसेस किया गया, वहां पर काम प्रारंभ हुआ और बाकी यूपी में हम लोग पैनलाइज करके, पैनल बना करके काम अभी उसका DPR वगैरह तैयार हो रहा है। लेकिन इन्होंने 1,20,000 करोड़ की फिगर लिखी है जो 100% झूठ है, मिथ्या है, जिसका कोई आधार नहीं है। पहला ट्वीट इनका यह कहता है। दूसरा, मैं किसी कंपनी के पक्ष में यहां पर बोलने के लिए नहीं बैठा हूं, उसके बावजूद भी उन्होंने चूंकि कहा है कि 8 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है कंपनी जिसने सप्लाई किया है। उन्होंने 8 राज्यों के एक एक करके कागज, उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कागज या फर्जी कागज उन्होंने दिखाए हैं। अब मैं आपको एक एक राज्य के उन कागजों को, इस कंपनी के बारे में ये कहते हुए कि कंपनी के लिए मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आया हूँ, कंपनी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हमने किसी कंपनी को कोई ठेका नहीं दिया है पाइप सप्लाई का, लेकिन उन्होंने चूंकि 8 राज्यों का जिक्र किया है इसलिए सबसे पहला मैं जम्मू कश्मीर राज्य का कागज आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात कही है और जम्मू कश्मीर का एक कागज उन्होंने दिखाया है।
मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस जम्मू कश्मीर का उनके द्वारा प्रस्तुत हुए कागज को आप लोग जरूर देख लीजिए। इसमें जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि कुछ पाइपें जो सप्लाई की गई हैं, कुछ पाइपें चेंज कर देनी चाहिए, कुछ पाइपें खराब हैं। कभी ब्लैक लिस्टेड शब्द इसमें कहीं यूज नहीं किया गया है। नंबर 1, आप इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ये कागज सबके लिए उपलब्ध है। उन्होंने पाइप चेंज करने की बात कही, ब्लैक लिस्टेड की बात कहीं पर नहीं कही। नंबर 1। नंबर 2, हिमाचल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। हिमाचल की तरफ से जो उनके द्वारा कागज प्रस्तुत किया गया है, उस कागज को भी आप अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और हिमाचल सरकार ने कहा है कि इनका काम संतोषजनक है। जो हिमाचल सरकार की तरफ से कहते हैं कि ब्लैक लिस्टेड की बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है, 18/6/2021 का पत्र है, उसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि इनका काम संतोषजनक है। तीसरा प्रदेश आपको मैं पंजाब लेकर के चलता हूं, जो पंजाब के बारे में उन्होंने किया है। और उस पंजाब के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं, उसके लिए कहीं पर भी उनके टेंडर के निरस्त और उसके संबंध में नहीं किया गया। 2 कागज इशू किया गया, एक 8/12/2020 को और एक 8/12/2020, 27/2/2021, जिसमें दोनों कागज आपके समक्ष यहाँ पर हैं, जिसमें उन्होंने काम करने की अनुमति दिया है, कहीं पर प्रतिबंधित नहीं किया है। चौथा राज्य झारखंड है। झारखंड में भी उन्होंने एक कागज दिया 11/4/2019 और एक कागज दिया 15/12/2020। ये दोनों कागज हैं, दोनों वहाँ की सरकार के कागज हैं। एक कागज में थोड़े दिन के लिए उनको काम करने से रोका गया और दूसरे कागज में फिर से उनको अप्रूवल दिया गया कि आप झारखंड में पाइप सप्लाई कर सकते हैं। और दोनों की डेट का अंतर है 11/4/2019 और दूसरा कागज है 10/12/2020। ये दोनों कागज आप लोगों के समक्ष हैं, दोनों झारखंड सरकार के कागज हैं। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल का एक कागज उन्होंने प्रस्तुत किया। ये 2 कागज पश्चिम बंगाल के 3 हैं, लास्ट वाला। इसमें एक में उन्होंने कहा, लिख करके दिया 11/1/2013 को, 11/1/2013, आज से कई साल पहले की बात है। और तुरंत बाद बंगाल सरकार ने दूसरा कागज जारी करते हैं 11/1/2013 को और 27/5/2013 को, यानी 11/1/2013 और 27/5/2013, जिसमें वो कहते हैं कि पहला कागज भूल बस जारी हो गया। ये दोनों कागज आपके समक्ष हैं, जो भी मित्र चाहते हैं इसको जरूर ले सकते हैं। पहले में उन्होंने कहा जारी किया और दूसरे में कहा कि भूल बस जारी हो गया। उसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 कागज दिया है, एक है 27/5/2019 और दूसरा कागज है 31/5/2021, जिसमें उन्होंने फिर से उनको सप्लाई के लिए अनुमति प्रदान किया है। ये दोनों कागज आपके समक्ष हैं। इसके बाद मैं आपको फिर लेके चलता हूँ उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में भी 2 कागज है, एक है 23/10/2019 और दूसरा है 24/6/2021, जिसमें एक बार उनके बारे में एक कागज इशू किया जाता है और दूसरी बार दूसरा कागज इशू किया जाता है और जिसमें उनको अनुमति प्रदान की जाती है। ये जो विभिन्न सरकारें हैं, अलग अलग डेट में अलग अलग कागज जारी किए हैं। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने सेना के बारे में एक बात कही थी। सेना ने जो पत्र कल उन्होंने दिखाया था, इसमें सेना ने लिखा है कि इस ऐसी कोई कंपनी हमारे यहाँ सूचीबद्ध नहीं है, वो ब्लैक लिस्टेड है, उसका काम खराब है। बाकी कुछ यही बात नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, जो उन्होंने सेना को विशेष रूप से कोट कर रहे थे। अब मैं इस बात को केवल इसलिए कहा कि उन्होंने 8 राज्यों की बात की, जिक्र किया, इसलिए सारी चीजों के बारे में मैं आपको इसको बताना चाहता था। तो इस कंपनी के आधार पर उन्होंने जो सप्लाई और इसके आधार पर बातचीत कही है। और उन्होंने एक बात और कहा था कि उड़ीसा के जो वहाँ की एक लिमिटेड है SWSM के
जो संज्ञान में लाया गया था कि उसके माध्यम से उसके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे, उसमें भी 15/2/2021 द्वारा जो अनुबंध प्रावधानित था उसमें भी सामग्री जो क्रय की जानी थी उसमें सूचीबद्ध होने और उसके संज्ञान में ना होने के कारण कंपनी को SWSM से नहीं होने का उल्लेख किया गया है, जो पूरी तरीके से गलत है। उसका भी कागज यहाँ पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है कि जो हम लोग काम करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो 40% अधिक रेट पर करा रहे हैं। इसका रेट जो है वो 40% अधिक है। जल निगम से काम ना कराने के कारण जल निगम जो काम करता वो 40% कम पर करता और इन्होंने काम 40% अधिक रेट पर करा रहे हैं। मैं आप सब लोगों के समक्ष बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, जल जीवन जब मिशन प्रारंभ हुआ उसके पहले उत्तर प्रदेश में सरफेस वाटर से मात्र 2 स्कीमें बनाई गई थी। 2012 और 13 में शुरू की गई थी। उस स्कीम का नाम था, एक का नाम था मऊ और दूसरे का नाम था बरगढ़। मऊ और बरगढ़ की स्कीम सपा सरकार में स्वीकृत की गई थी और 179 करोड़ की मऊ और 77 करोड़ की स्कीम बरगढ़ की थी। दोनों स्कीमें मिलाकर के 152 करोड़ 153 करोड़ की स्कीम थी और 252-53 करोड़ की स्कीम थी। और उस स्कीम के माध्यम से उस समय, आज से लगभग 9-10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, उस समय जो रेट आया था वो प्रति हाउस कनेक्शन लगभग 1,25,000 रुपए था। तब कब? 2012 और 13 में 1,25,000 रुपए जल निगम ने काम कराया। जल निगम उसका 10 साल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी कर रहा है और जल निगम के काम कराने के कारण से आज तक अभी लोगों के घर में पानी पहुंचा नहीं है। उस पर हम लोगों ने जांच भी, अभी हम लोगों ने EOW जांच भी उस पे आज से काफी दिन पहले दोनों योजनाओं पर किया है। क्यों? कि बड़ा घोटाला हुआ है। 1,25,000 प्रति घर कनेक्शन के हिसाब से मऊ और बरगढ़ की परियोजना आज से 10 साल पहले बनाई गई चित्रकूट में। और उसी बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन लागू होने के बाद 2019 के बाद जो काम हम लोगों ने शुरू किया वो प्रति घर कनेक्शन 50,000 रुपए है। 1,25,000 और 50,000। हमारे सभी बुद्धिजीवी पत्रकार मित्र ये बता सकते हैं कि ये 40% एबव है या ये बिलो है। आप सब लोग, सारा कुछ हमारे पोर्टल पर उपलब्ध है। 50,000 रुपए प्रति घर कनेक्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कंपनियों के माध्यम से काम कर रही है और 1,25,000 रुपए प्रति घर कनेक्शन के हिसाब से जल निगम ने काम कराया। उसकी कार्यदायी संस्था जल निगम, रख रखाव जल निगम। ये कहते हैं कि जल निगम को क्यों नहीं दिया गया और इसके कारण से रेट बढ़ गया है। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ, और उसके भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, मऊ और बरगढ़ दे दीजिए, दोनों मऊ और बरगढ़ दे दीजिए। मऊ और बरगढ़ के पूरे डॉक्यूमेंट्स है। ये मऊ है, ये बरगढ़ है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। ये भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं। अब आप सोचिए और कल्पना करिए कि हमारे मित्र संजय जी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, मैं उनके सोच और चिंतन पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। राज्यसभा में हैं, कम से कम उनको बोलते और देखते समय बताना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो हम 50,000 पे काम कर रहे हैं। अब दूसरी बड़ी बात है, हम किस रेट पे काम कर रहे हैं इसका जरा तुलनात्मक अध्ययन जरा देखिए पूरे भारत के साथ। केवल यूपी और इसके बाद देखिए, पूरे भारत के साथ देखिए। ये मेरे पास चार्ट है। इस चार्ट के आधार पर देखिए कि इन्होंने उड़ीसा के अंदर 14,287, 11,363, 11,996 पर कैपिटा के हिसाब से खर्च हो रहा है और हमारे यहाँ 7,000। मध्य प्रदेश में कितना खर्च हो रहा है? मध्य प्रदेश में पूरा जो मल्टी विलेज स्कीम है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश मल्टी विलेज स्कीम में 5,000 खर्च हो रहा है और वहाँ पर 6,871 मल्टी विलेज स्कीम की बात मैं कर रहा हूँ। और जो ऐसी स्कीम है उसमें 11,000 12,000 खर्च हो रहा है। और हम राजस्थान अगर आपको लेके चलें तो यहाँ पर 12,564
पर कैपिटा के हिसाब से खर्च हो रहा है। और अगर आप छत्तीसगढ़ चलें तो मल्टी विलेज जो स्कीम है उसमें 7,112 का खर्च हो रहा है। ये पूरा चार्ट पूरे देश का है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे ढंग से उससे कम रेट पर उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। अब तीसरी बात उन्होंने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इम्पैनलमेंट जो किया गया कंपनियों का, उसमें भी उन्होंने कहा है कि इम्पैनलमेंट के हिसाब से काफ़ी इसमें गड़बड़ी की गई है और रेट ठीक ढंग से नहीं लगाए गए। तो मैं उसके लिए भी आपको बताना चाहता हूं कि जल निगम के रेट को नहीं लिया गया, ऐसा उन्होंने कोट किया है। जल निगम के रेट के आधार पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग मंडलों का अलग अलग रेट निर्धारित था। आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि इंडिया मार्का 2 अगर बस्ती में 40,000 में लग रहा है तो वही इंडिया मार्का 2 हम बुंदेलखंड के तरफ चले जाते हैं तो 70-80 हज़ार में लग। ऐसे ही बोरिंग का भी अलग अलग स्थानों पर पाइप पेयजल में भी रेट उन्होंने निर्धारित किया था। उस रेट के हिसाब से हम लोगों ने एक एसओआर बनाया, पूरे उत्तर प्रदेश के रेट को लेकर के एक औसत निकाल करके उसके औसत रेट पर टेंडर किया गया। सभी मंडलों के अलग अलग काम करने की कार्यदायी संस्थाएं उसमें आई और हम लोगों ने ओपन बिड के माध्यम से ईपीसी मूड पर लेकर के टेंडरिंग किया। टेंडरिंग में जितना उत्तर प्रदेश के लोग टेंडर डाले, सभी मंडलों में अलग अलग कंपनियों ने टेंडर डाला, लेकिन उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से जिस कंपनी ने सबसे कम रेट डाला था उसी आधार पर हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश का रेट तय कर दिया। किसी कंपनी ने कितना ज्यादा भी डाला हो, कुछ भी डाला हो, उसके आधार पर नहीं, औसत निकाला। औसत निकालने के बाद अलग अलग मंडलों में अलग अलग कंपनियों ने टेंडर किया। टेंडर करने के बाद जो सबसे लोएस्ट था उसके आधार पर सभी कंपनियों को नेगोशिएट करके काम करने के लिए सहमति बनाई, यानी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के पैसे को बचाने का काम किया। और इस आधार पर इन्होंने कहा कि दरें जो हैं वो ज्यादा कर दी गई। दो तरीके के काम हैं, एक अवर जलाशय जिसका वर्तमान ओवरहेड कैंट जो हम लोग बनाते हैं उसका जो निर्धारण किया गया था वो 2019 में जल निगम के द्वारा निर्धारण किया गया था उसका रेट। इन्होंने कहा रेट नहीं लिया, 2019 में जो निर्धारण किया गया था उसी रेट को मानते हुए हम लोगों ने उस पर, जल निगम कहता है 2015 में 2013 और 14 में 5% की वृद्धि किया, 2014 और 15 में 15% की वृद्धि किया, 2015 और 16 में 27% की वृद्धि किया। सामान्यतः प्रतिवर्ष ये लोग 8% की वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों ने केवल एक वृद्धि 19 में केवल 8% जोड़ करके उसका रेट निर्धारित किया। दूसरा एक बड़ी बात है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, 2019 और 20 में जो दरें स्वीकृत हुई थी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो एजेंसी ली गई 22 और 23 तक के जो सूचीबद्ध किया गया है उसमें जल निगम की दरों में मात्र 2 वर्षों के लिए केवल 8%, यानी हम लोगों ने 16.6% जो वृद्धि होती उसको घटा करके कम करके 8% पर काम देने का काम किया है। 16.64% से घटा करके 8% पर काम देने का काम किया है। ये जल निगम के रेट सबको पता है, सर्वविदित है, उसकी भी जानकारी आप लोग कर सकते हैं और इसके बारे में आप सब यहीं के रहने वाले हैं, अच्छे ढंग से बातचीत भी कर सकते हैं। अब मित्रों, उन्होंने टीपीआई के बारे में बात कहा है, जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है उसके लिए उन्होंने कहा कि आपने उत्तर प्रदेश ने बहुत हाई रेट पे टीपीआई ले लिया है। मैं आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार मित्रों से कहना चाहता हूं, जल जीवन मिशन दिसंबर 2019 में लॉन्चिंग हुआ और बड़े स्तर पर काम करने वाले जो प्रदेश हैं उसमें से भी गिने चुने लोगों ने टीपीआई लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने लिया है, उत्तर प्रदेश ने लिया है। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में 1.8% पर टीपीआई ली गई है, कुछ स्थानों पर उनके 1.53% पर ली गई है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में 2 तरीके के रेट लिए हैं, कुछ स्थानों पर 1.53% और कुछ स्थानों पर 1.85%, और मध्य प्रदेश ने 1.71% पे टीपीआई लिया है। आंध्रा मैंने बोल दिया, आंध्रा बोल दिया, इसको बोल दिया, ओके।
हाँ, आंध्रा 1.53% और 1.85% और मध्य प्रदेश 1.71% और उत्तर प्रदेश 1.33%। अब जितने भी बुद्धिजीवी होंगे वो समझ सकते हैं कि 1.33%, 1.71%, 1.85%, 1.53% और 1.33% इसमें क्या अंतर होता है, इसकी जानकारी हमको लगता है कि सभी लोगों को है। ये टीपीआई के बारे में उन्होंने बात कही है, मैं ये टीपीआई के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीपीआई करती क्या क्या है, टीपीआई के कामों का क्या है। तो देखिए, थर्ड पार्टी में कुछ स्टेटों में केवल सुपरविजन का काम है। हमारे स्टेट में जो मुख्य रूप से 3 काम करेंगे, प्रोजेक्ट का पूरा मैनेजमेंट भी देखना है, सुपरविजन भी करना है, क्वालिटी कंट्रोल भी करना। 4 प्रकार के काम हैं, क्वालिटी कंट्रोल, सुपरविजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जो जांच करके रिपोर्ट देने की बात, सब जगहों पर ऑफिस बनाने की बात। इस तरीके से 3 के तीनों काम, 4 के चारों काम टीपीआई के द्वारा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और ऐसा काम मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी लिया गया है। और इसलिए अगर तुलना करनी चाहिए तो कम से कम हमारे मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की टीपीआई और उत्तर प्रदेश की टीपीआई को एक बार देखना चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात है कि आप सबकी जानकारी में है कि साउथ के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन लागू होने से पहले पाइप पेयजल परियोजना से चीजों को आच्छादित कर लिए। अब अगर आप पीछे की बातों को, जिन्होंने जल जीवन मिशन से पहले कोई काम कभी कर लिया होगा, आज की कोई बात कहते होंगे, तो दोनों का कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही थी। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 30,000 का घोटाला हो गया। मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तक कुल जो भुगतान किया गया या काम किया गया है, किसको? हाँ, बाद में बैठवा दीजिए, कोई बात नहीं। आप सबकी जानकारी में मात्र अभी कुल उत्तर प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए का, मात्र 3,000 करोड़ रुपए का अभी तक भुगतान किया गया है और 30,000 करोड़ रुपए का, जैसा कि उन्होंने बताया, उनके पास कोई जानकारी होगी, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूं। और इसके साथ उन्होंने कुछ पत्रकारों के, कुछ हमारे विधायक गणों के पत्र के बारे में कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कुछ हमारे सम्मानित कहा कि विधायकों ने पत्र लिखा है और विधायकों के पत्र के आधार पर उन्होंने बात कही। मैं सभी पत्रकार मित्रों को कहना चाहता हूं कि ये जितने पत्र हैं, एक भी पत्र जल जीवन मिशन से रिलेटेड नहीं है, इसकी जानकारी। और इन पत्रों का हमको पत्रों जो दे दीजिए, सब पत्र, सभी पत्र में लेकर के आया हूं, अभी देता हूं। नहीं है मेरे पास। तीन विधायक के बारे में उन्होंने कहा, 2 विधायकों का उन्होंने नाम लिया। एक अजय सिंह बस्ती, वो संयोग से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अजय सिंह बस्ती ने एक पत्र लिखा 2018 में। लघु सिंचाई तब मैं नहीं देखता था, मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं था, और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि जो सपा सरकार में चेक डैम बने उनकी जांच होनी चाहिए। उस जांच के लिए उन्होंने लिखा पत्र हमको, और उस पत्र में मैं रखा था कहीं इधर। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा, मेरे पास पत्र है, आ गया मेरे पास है, आप लोग देखिए। सबसे पहला पत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे अजय सिंह बस्ती हर्रिया का पत्र है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि दिनांक 19/5/2017 को विभागीय जांच के, 2017 में कोई पत्र पहले इन्होंने लिखा, सबसे पहला पत्र विधायक बनने के बाद लिखा। तब मैं लघु सिंचाई नहीं देखता था, न जल शक्ति मंत्री था, मैं ग्राम विकास मंत्री था। इन्होंने कल स्पष्ट रूप से हमारे अजय सिंह जी का नाम भी कोट किया। कम से कम किसी विधायक की छवि और सरकार के प्रति उनके बारे में ऐसी बात बिना जानकारी के नहीं बोलनी चाहिए। और ये पत्र उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ, जिस पत्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें उन्होंने लिखा है कि इलाहाबाद मंडल से संबंधित जांच और अन्य मंडलों से संबंधित जांच, 108 चेक डैमों की जांच कराई जाए। ये लघु सिंचाई का प्रकरण है, ये जल जीवन मिशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा पत्र 12 के विधायक हैं हमारे,
उनका नाम भी संजोग से डॉक्टर अजय कुमार है। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक अधिशासी अभियंता के बारे में लिखा कि इस अधिशासी अभियंता ने लघु सिंचाई में जब सपा की सरकार थी तो पोस्ट रहते हुए बहुत सारे जगहों पे अनियमितता किया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नियम 51 के तहत उन्होंने इसकी जानकारी मांगी और उस नियम 51 की जानकारी दी जाए, इसके लिए आदरणीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय खन्ना जी ने 22/5/2018 मैं विभाग का मंत्री बना हूं। आप सब लोगों की जानकारी में है कि अगस्त 2019 जब मैं विभाग का मंत्री बना, और ये पत्र है 22/5/2018। आदरणीय खन्ना जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जो 51 की सूचना मांगी गई उसको जल्दी से भिजवा दीजिए। अब किस बारे में मांगी गई? वो लघु सिंचाई के बारे में मांगी गई, चेक डैम और तालाब और अनियमितता के बारे में मांगी गई। ये 3 पत्र उन्होंने कल कहा था, इसलिए इन तीनों पत्रों के बारे में आपको जानकारी देना मेरे लिए जरूरी था। इस तरीके से संजय सिंह जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारा ट्विटर पर भी उन्होंने चलाया है, और इन सब चीज़ों को लेकर के एक एक बिंदु पर मैंने आप लोगों से बातचीत किया है। निश्चित रूप से लोग चाहते हैं कि जल जीवन मिशन का कार्य प्रभावित हो, ठीक ढंग से उत्तर प्रदेश में जिस तेजी के साथ विकास चल रहा उसमें और उत्पन्न हो, और जितनी तरीके के अनर्गल लाभ करने थे उन्होंने किया है। इसलिए मैं फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूं कि उन गरीब माताओं और बहनों तक पानी पहुंचाना, उन परिवारों तक अपना जल जीवन मिशन के संकल्प को पूरा करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदलते हुए उत्तर प्रदेश और बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश का काम करना, हम लोग उसके लिए संकल्पित हैं। पूरी पारदर्शिता, पूरी गुणवत्ता के साथ काम करेंगे, और कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन फिर से दोहराना चाहता हूं कि पाइप के लिए कोई टेंडर नहीं किया गया है। ईपीसी मोड पर काम हो रहा है। खरीद और निर्माण दोनों काम कंपनी को करना है जिसने काम लिया है। मैं पाइप का सप्लायर नहीं हूं, न मैं पाइप सप्लाई करता हूं। मैं केवल विभाग के जिस तरीके से अच्छा काम हो सकता उसको करता हूं। बाकी उन्होंने बहुत बातें कही हैं, मैं उस स्तर पर उतर के मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं ये बात आपके समक्ष कहते हुए मुझको पूरा गर्व है और आत्मविश्वास के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार कहीं से किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतने वाली है। इसलिए मैंने एक एक बात का जवाब आप सब लोगों के समक्ष रखा है। एक बार पुनः अपने पत्रकार मित्रों का, सभी हमारे मित्र हैं, हम लोग रोज मिलते जुलते हैं, सब हमारे बारे में जानते हैं और मैं सबके बारे में हम भी जानते हैं। हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं। कम से कम हमको आपको रोज मिलना है तो आंख में आंख मिला के हम बातचीत कर सकें, ऐसी बात लोगों के समक्ष रखनी चाहिए। बहुत धन्यवाद है। अगर मेरे संज्ञान में ऐसी चीज़ों के लिए जब कल ये विषय आया है तो मैंने कहा है जैसी जानकारी प्राप्त होगी मैं आपको दूंगा। मैं इसके बारे में उन राज्यों से अगर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में ग्राउंड वाटर लेवल इज ऑलमोस्ट लाइक जीरो। सिमिलर कंडीशन हमारे वेस्टर्न यूपी की भी है, जहां जहां यमुना बहती है, जहां वहां पे ग्राउंड वाटर लेवल ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। यस। और जहां जा रहा है वहां पे इतना पोल्यूटेड वाटर जा रहा है कि यमुना मथुरा से लेके पूरा आपका दिल्ली तक इतना ज्यादा पोल्यूटेड है कि लोग, क्योंकि रिवर बेड पे जहां से ब्रेक होकर पानी जाता है, आपकी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो सप्लाई जी हर घर में पोल्यूटेड वाटर जा रहा है। आपने उसके लिए कुछ किया है, सोचा है उसके बारे में? बहुत अच्छा बात आपने कही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट करके देखता हूँ। एक हमारा बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र है, दूसरा हमारा बलिया है, उन्नाव है, और जो हिंडन के किनारे के जिले जो आप बता रहे हैं वो है, और हमारा मथुरा में खारा पानी है, आगरा है। ऐसे जिले कुछ आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित है और कुछ जिले का पानी खारा है। उनकी सबकी कार्य योजना हमारी बनकर के तैयार हो गई है। इसी साल
अगले साल तक नहीं, इसी साल उस पर हम लोग कुछ ना कुछ काम शुरू करेंगे। 100% मैं आपसे सहमत हूँ, इसीलिए जल जीवन मिशन आया। और मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि जहां पोल्यूटेड वाटर है वहां हम सरफेस वाटर से पानी दे रहे हैं। इसीलिए बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के मैक्सिमम स्कीम हमारी सरफेस वाटर पर है। जहां ग्राउंड में वाटर नहीं है वहां भी हम सरफेस वाटर से अपनी स्कीम बना रहे हैं। एक तीसरी बात आपने बहुत अच्छा कहा कि पानी नीचे जीरो हो गया है। उत्तर प्रदेश में और देश में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अटल भूजल योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 10 जिले भारत सरकार ने लिया था, योगी आदित्यनाथ जी ने उसको 75 जिलों में लागू किया है। तीसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन अधिनियम भी हमने उत्तर प्रदेश में बनाया है। पहली बार उत्तर प्रदेश ने इस अधिनियम को बना करके किसी भी प्रकार का कोई कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना होगा, मान्यता प्राप्त करने के लिए भी, रिन्यूअल करने के लिए। ऐसे ही हमने कहा सभी कंपनियां जो बड़ी बड़ी चलती हैं, कॉमर्शियल यूज करती हैं, उनको जितना पानी दोहन करते हैं उसका 2 गुना पानी रिचार्ज करना पड़ेगा। ऐसे ही हमने सबसे कहा कि जो अब घर बनाएगा, नक्शा पास करेंगे, उनको भी नक्शे के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ में आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि अटल भूजल योजना और 2017 के बाद जिस तरीके से इस पर काम किया गया, पीजोमीटर हम लोग लगा रहे हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छा इस पर काम किया, जिसका परिणाम है कि 2013 और 14 में 113 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए थे, वो घट करके 48 पे उत्तर प्रदेश में आ गया। अभी भी जो भारत सरकार की रिपोर्ट आई है, हमारे 47 ऐसे हैं जो क्रिटिकल हो गए और सेमी क्रिटिकल पोजीशन। निश्चित रूप से जलस्तर बढ़ रहा है। हम भी आपके माध्यम से सबका आह्वान करते हैं कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं और जलस्तर को बढ़ाएं। नहीं, इनका ले लेते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हाँ, उन्होंने पत्र लिखा था। हाँ, आ गया, मेरे पास पत्र है। उन्होंने पत्र लिखा, मैंने आपने जैसे ही अरे मैं आप सुन लीजिए मेरी बात, पत्र दोनों है मेरे पास, अखंड अपना पत्र भी दे दीजिए। जैसे उसका पत्र प्राप्त हुआ वैसे हम लोगों ने यहाँ से, हमारे अखंड जी हैं ये बैठे हुए आपके सामने, इनका भी पत्र है। तत्काल लिखा गया कि इस पे समिति बनाइए, क्वालिटी को चेक करिए और उसके बाद क्वालिटी चेकिंग की रिपोर्ट के साथ भेजिए। अगर कोई कमी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पत्र में मैंने आपसे कहा निश्चित रूप से कर रही होगी तभी पत्र लिख रहे होंगे या करने वाली होगी, कोई कारण होगा, तो मैंने इसीलिए इस पर एक्शन लिया। देखिए, हमारे विधायक एक यहाँ पर बैठे हैं, एक विधायक हमारे 12 में, उनसे बात हुई। आदरणीय खन्ना जी से आप लोग परिचित हैं, तीनों का पत्र यहाँ पर है। कोई रिलेशन जल जीवन मिशन से नहीं है। आगे क्या होगा ये अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैंने कहा कि आगे मैं क्या करूंगा ये अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए, इनका सवाल सुन लेते हैं। हाँ, बैठे हैं। मेरे मित्र, आप सब लोगों के सामने सब कुछ मैंने बड़ी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया है। अब हम किसी की जबान तो नहीं पकड़ सकते हैं। अगर अनर्गल प्रलाप और झूठा आरोप किसी को लगाना है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसीलिए मैंने आपको सब कुछ प्रस्तुत किया कि अब आप लोग उनको पकड़ेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।